अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बजट पेश करने के बाद हुकूमत का दावा है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आ गई है, मुआशी मसाइल हल होने जा रहे हैं और मईशत में इस्तेहकाम आने जा रहा है। मईशत यहाँ से तरक्की की जानिब बढ़ेगी। जो इस वक्त GDP ग्रोथ के नंबर नजर आ रहे हैं वो हौसला अफजा हैं, मगर बजट के बाद कुछ अदादोशुमार आवाम के लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं। बजट के बाद अवामी ज़रूरियात की 4 अहम चीज़ें यानी आटा, चीनी, बिजली और तेल मजीद महंगा होने का खदशा है और अगर इन चारों चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा तो इसके असरात से महंगाई मजीद बढ़ेगी। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो वाजे कर रहे हैं कि अवाम के लिए ज़्यादा बड़ा मसला क्या है। अवाम की अक्सरियत महंगाई और बेरोज़गारी को अपना सबसे बड़ा मसला समझते हैं और अक्सरियत यह समझती है कि मुल्क की सिमत दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से इप्सॉस के हालिया सर्वेज आपके सामने रखते हैं। ये सर्वेज 2 से 6 जून के दरमियान किए गए और उनमें 1000 अफराद से सवाल पूछे गए। इप्सॉस के मुताबिक 90% से जायद पाकिस्तानियों ने मुआशी इस्तिलाहात जैसे फीकस आमदनी, ज़र मुबादला के ज़खायर, GDP और मालियाती खसारे के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। इस सर्वे के मुताबिक 98% पाकिस्तानी पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी से बिल्कुल लाइल्म नजर आए। इसी तरह 97% ने ज़र मुबादला के ज़खायर और 97% ने ही मालियाती खसारे के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। 94% ने GDP, 91% ने स्टॉक एक्सचेंज और 91% ने करंट अकाउंट के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। इसी सर्वे में अवाम ने अपने बड़े मसाइल के बारे में बताया और सर्वे के मुताबिक मुल्क के सबसे अहम मसाइल के सवाल पर पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यानी 75% ने महंगाई को सबसे अहम मसला कहा, जबकि 70% ने बेरोजगारी को अहम मसाइल में शुमार किया। 53% ने गुर्बत और 38% ने बिजली की कीमतों में इजाफे, जबकि 36% ने टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ पर तशवीश का इजहार किया। इसी तरह सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 8 पाकिस्तानी यानी 86% ने रोजगार के महफूज होने के बारे में कम पुरएतमाद होने का कहा, जबकि सिर्फ 14% ने रोजगार के महफूज होने पर एतमाद का इजहार किया। इसके साथ साथ अवाम समझते हैं कि हुकूमत की सिमत दुरुस्त नहीं है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 4 पाकिस्तानी यानी तकरीबन 77% ने मुल्क की सिमत को गलत कहा, जबकि 23% ने मुल्क की सिमत को दुरुस्त करार दिया। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत दुरुस्त समझने वालों की शरह में अगस्त 2019 से अब तक कोई बेहतरी नहीं आ सकी। सर्वे के मुताबिक मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर 73% पाकिस्तानियों ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसे ना कमज़ोर ना मजबूत कहा। अलबत्ता 19% ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल को कमज़ोर कहा, जबकि 8% ने मुल्क की मईशत को मजबूत कहा। लेकिन अगले 6 माह में मुल्क की मईशत में बेहतरी के सवाल पर हर 2 में से 1 पाकिस्तानी यानी तकरीबन 47% ने मायूसी का इजहार किया और मईशत के कमज़ोर रहने का खदशा जाहिर किया, जबकि 25% ने मईशत में बेहतरी की उम्मीद की और 28% ने दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। सर्वे में 27% पाकिस्तानियों ने अपनी माली सूरत हाल को कमज़ोर और गैर मुस्तहकम कहा, जबकि 7% ने खुद को माली तौर पर मजबूत करार दिया। इप्सॉस के मुताबिक मौजूदा माली सूरत हाल को बेहतर ख्याल करने वालों की शरह में दिसंबर 2020 के बाद से मुस्तकिल कमी देखी जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई अवाम के लिए एक सबसे बड़ा मसला रहा है। तमाम सर्वेज ये वाजे कर रहे हैं कि महंगाई से अवाम शदीद परेशान है। वज़ीर आज़म खुद भी महंगाई का एतराफ़ करते हैं, इसे कंट्रोल करने का वादा भी करते हैं, मगर हुकूमत बार बार के दावों और वादों के बावजूद महंगाई ख़त्म करने में नाकाम रही है और इसके असरात अवाम पर नज़र आ रहे हैं। कश फाउंडेशन के हालिया सर्वे और रिसर्च के मुताबिक एक लो इनकम घराने की अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक की आमदनी में 17% की कमी आई, मगर इसी घराने की खाने पीने की अशिया पर खर्चे में 25% का इजाफा देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक कम आमदनी वाले घराने जिनकी आमदनी मार्च 2020 में 41,053 रुपये थी, वो अप्रैल 2021 में घटकर 33,906 रुपये हो गई, मगर इसी दौरान खाने पीने की अशिया पर खर्चा बढ़ गया। जो मार्च 2020 में 12,583 रुपये था, वो महंगाई की वजह से अप्रैल 2021 में बढ़कर 15,703 रुपये हो गया। यानी आमदनी में कमी और महंगाई में इजाफे की वजह से एक औसत कमाई वाला घर जो मार्च 2020 में अपनी कमाई का 30% खाने पर खर्च करता था, वो अप्रैल 2021 में 46% खाने पर खर्च करता है। यानी आमदनी का, टोटल आमदनी का 46% सिर्फ खाने पीने पर निकल जाता है। बाकी मेडिकल, तालीम, बिजली और दीगर अशिया के बिल, घर का किराया, आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा इसके अलावा है। और आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किए गए बजट के जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो खदशा जाहिर हो रहा है कि पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी मज़ीद महंगे होने जा रहे हैं और इसके असरात दीगर अशिया की महंगाई पर भी आएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का खदशा है और इसकी वजह IMF का इसरार और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताबिश गौहर का द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की खबर में बयान है। ताबिश गौहर के बयान के मुताबिक बजट में पावर सेक्टर की सब्सिडी की मद में दी गई 596 अरब रुपए की रकम दुरुस्त तस्वीर पेश नहीं कर रही। असल में सब्सिडी की रकम 596 अरब रुपए नहीं बल्कि 330 अरब रुपए है, जो वजारत बिजली की तरफ से डिमांड किए गए 501 अरब रुपए से 170 अरब रुपए कम है।
और हुकूमत ने बिजली बनाने वाले कारखानों से मुआहदे के तहत दी जाने वाली किस्त और पावर सेक्टर पर चढ़े कर्ज की अदायगी की रकम भी सब्सिडी में डाल दी है, जो कि दुरुस्त नहीं है। ताबिश गौहर के मुताबिक सब्सिडी की मद में 170 अरब रुपए कम मिलने की वजह से या तो बिजली की कीमतों में ₹1.70 फी यूनिट का इजाफा करना पड़ेगा या फिर सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 अरब रुपए रखने से महंगाई में इजाफा होगा, मगर IMF के इसरार की वजह से हुकूमत ये करने पर मजबूर हुई, यानी अवाम बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा ने वजीर खजाना शौकत तरीन को खत लिखा है कि आटे की चक्कियों पर टैक्स रेट कम से कम यानी 0.25% पर चार्ज किया जाता था, मगर उन्हें लगता है कि गलती से उन्हें कम से कम रेट के शेड्यूल से निकाल दिया गया है, जिससे टैक्स में 1.25% हो जाएगा और 20 किलो आटे के थैला 30 रुपए महंगा हो जाएगा। साथ ही चोकर की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 7% से 17% करने से भी आटे की कीमतों पर बराह रास्त असर पड़ेगा। साथ ही रिटेल लेवल पर चीनी के भी महंगे होने के खदशात हैं। ये खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत किस तरीके से महंगाई कंट्रोल रखने का इरादा रखती है? हम्माद अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई। हम्माद अजहर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। हम्माद अजहर साहब, जो मैक्रो लेवल पर मुआशी अशारियाँ हैं, ज़ाहिर उन पर बेहतरी नज़र आ रही है, इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, मगर महंगाई एक मुसलसल एक बड़ा प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए। ये बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे के लिए अब हम तैयार हो जाएं, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो शाहजेब, जो आपने एक सर्वे के नताइज बताए जिसमें आपने काफ़ी अशारिया और परसेंटेजेस का जिक्र किया, उसमें यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्वे जो है ये 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 1100 लोगों से किया गया था। और इस सर्वे के अंदर, इसी सर्वे 1100 लोगों से जब पूछा गया तो दिसंबर में कुछ 40% के करीब लोगों ने कहा कि मईशत जो है वो कमज़ोर लग रही है, लेकिन जब 6 महीने बाद जून में पूछा गया तो ये शरह कम हो के 19% से कम हो चुकी थी, यानी कि आधो आध का फ़र्क आ चुका था। तो इससे जाहिर होता है कि मईशत जो है, जाहिर है उसके अंदर एक परसेप्टेबल बेहतरी जो है वो देखने में आई। दूसरी तरफ आपने बात की महंगाई की। महंगाई जो है वो इस वक्त सारी दुनिया का इशू बना हुआ है। अमेरिका के अंदर भी 10 साल की सबसे ऊंची सतह के ऊपर खाने पीने की अशिया चली गई हैं। इसके अलावा अभी कोई 2 हफ्ते पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने फूड प्राइसेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरी दुनिया में एक खाने पीने की अशिया में कोविड के सप्लाई शॉक की वजह से और मौसमियाती तब्दीली जो आई उसकी वजह से एक महंगाई का शौक आया हुआ है, हमारे मुल्क में भी आया हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मईशत की रफ्तार तेज़ हो रही है, लोगों की आमदन इससे बढ़ेगी। एक दूसरा, हमारा सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम बढ़ रहा है, एहसास जो है उसका प्रोग्राम हम बढ़ा रहे हैं। लंगर खाने, पनाहगाह, आपके हम सेहत इंसाफ कार्ड की फरहमी अब पंजाब में रोल आउट करने लगे हैं, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में जिसका कामयाब तजर्बा हुआ। और तीसरी चीज़ जो हम करने लगे हैं कि हम एक टारगेटेड जो है हर सेक्टर वाइज, कमोडिटी वाइज ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी आएगी। अहमद साहब, जो आपने दुनिया की बात की, जाहिर है दुनिया में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आए हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 2020 में भी हमें नजर आया कि खित्ते से और दुनिया से पाकिस्तान की महंगाई ज़्यादा थी। जनवरी 2020 में फूड इन्फ्लेशन 23% से ऊपर चली गई थी, फिर पूरा साल डबल डिजिट में रही। 2021 के भी 4 माह को हम देखें तो बांग्लादेश और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की महंगाई तकरीबन डबल है। और मुख्तलिफ मामलात में हमने देखा, जैसे हुकूमत खुद कहती है कि जी 260 रुपये, हम जो शुगर मिलर्स कह रहे हैं चीनी की कीमत मान लें, तब भी 85 रुपये फ़ी किलो चीनी होनी चाहिए, मगर वो भी नहीं हो पाई, 105 110 रुपये रही। रमज़ान में लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया, फिर भी नहीं हो पाई। तो जो इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं वो अपनी जगह पर हैं कि पाकिस्तान की महंगाई पिछले तकरीबन 17-18 माह से दूसरे ममालिक से ज़्यादा है, खित्ते के ममालिक से भी। देखें, जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि ये जो अफरात ज़र की शरह निकलती है ना, इसका ताल्लुक पिछले साल की बेस से भी होता है। पिछले साल की बेस से कैलकुलेट किया जाता है कि कीमत कितनी ऊपर गई और वो अफरात ज़र की शरह बनती है। दूसरे मुल्कों में अगर पहले से पिछले सालों से कीमत ज़्यादा होए, मिसाल के तौर पर अगर आप बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करके पाकिस्तान और इंडिया की महंगाई की शरह देखें और उसका ट्रेंड एनालिसिस करें, तो तकरीबन जो ग्राफ है वो 19-20 के फ़र्क से भी नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर वो एक दूसरे को मिमिक करता है, एक दूसरे के ऊपर आती हैं लकीरें। और उसकी वजह यही है कि इसके अंदर एक बेस एनालिसिस को न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। तो ये महंगाई जो है वो खित्ते में भी बढ़ रही है और हमारे पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और हमारे मुल्क में भी बढ़ी है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मूविंग फॉरवर्ड मईशत की तेज़ी भी है, प्रोडक्शन भी तेज़ हो रही है मईशत के अंदर। हमारा इस मरतबा आटे का रिकॉर्ड फसल आई है, शुगर की रिकॉर्ड फसल आई है, मेज़ की बड़ी अच्छी फसल आई है, और इस मरतबा इस साल जो कॉटन की बिजाई है वो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी होएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये 3-4 जो फसलें अच्छी आई हैं रो में, इससे हमें इंशाल्लाह ताला फूड कमोडिटी प्राइसेस में स्टेबलाइजेशन यानी कि इस्तेकाम नज़र आएगा। बिल्कुल उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। मगर ये जो 2 क्रॉप्स हैं जो कि रिकॉर्ड हुई हैं, एक शुगर केन है, दूसरा
वीट है उसके रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जब नंबर्स आ गए उसके बाद भी इजाफा हुआ, चाहे वो शुगर हो या फिर आटे की कीमतें हों। हालांकि हमारे रुपए में डॉलर के मुकाबले में इस्तेहकाम आया है और लेटली हमने इंपोर्ट भी नहीं किया है, तो क्या वजह है कि उसके बावजूद भी नहीं कंट्रोल कर पाए? जैसे मैं कह रहा हूँ कि 85 रुपये तो लाहौर हाईकोर्ट ने कह दिया था, तब भी नहीं इन्फोर्स कर पाए। मैं आपको ये वैसे बताऊं कि एक तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये चीज़ पाई है कि जब आपके मुल्क में किसी एक कमोडिटी की शॉर्टेज आती है ना, तो एक क्रॉप जो है वो काफ़ी नहीं होता उस शॉर्टेज को पूरे करने के लिए, 2 अच्छे क्रॉप्स की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि देखें पिछले साल हमें बड़ा अच्छा रिकॉर्ड शुगर का क्रॉप मिला, लेकिन हमारे ओपनिंग स्टॉक्स जो थे वो डिप्लीटेड थे। यूजुअली 7-8 लाख टन के इंपोर्टेड स्टॉक्स होते हैं। तो जब आपको एक साल में कोई बुरा क्रॉप मिले ना, तो उसका असर 2 सालों में रहता है, क्योंकि पहले साल में तो उसकी शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से कीमत ऊपर जाती है, और दूसरे साल में अच्छे क्रॉप होने के बावजूद ओपनिंग स्टॉक्स यानी जहां से आप शुरू करते हैं गिनती, उसकी तादाद बहुत कम होती है। तो अब मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये जो क्रशिंग सीज़न आ रहा है हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो शुरू होएगा, इसके बाद हमें हकीकी बुनियाद पर नज़र आएंगी। वैसे मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त आलमी दुनिया में भी बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान से ज़्यादा चीनी की कीमत जो है वो बढ़ी हुई है। और साथ ये बताएगा कि गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है अगर हम ये पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा देते हैं 610 अरब रुपए, बहुत एम्बिशियस टारगेट है, लास्ट ईयर 450 अरब रखा था और बाद में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद जब लेवी कम करनी पड़ी तो वो भी नहीं अचीव हो रहा, हालांकि शुरू में लग रहा था कि 500 अरब पाकिस्तान कर लेगा, और बिजली की कीमतें भी ताबिश गौहर साहब के स्टेटमेंट से लग रहा है तो ये एक डबल डिजिट की तरफ इन्फ्लेशन नहीं ले जाएगा अगर ये दोनों फैक्टर्स होते हैं? देखें, एक चीज़ तो मैं वाज़े करूं कि ये जो PDL है ना, इसका ताल्लुक आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बहुत गहरा है, और अगर ईरान के मार्केट में आने से अगर ईरान मार्केट में आ जाता है, जो लग रहा है, जिसके इशारे कुछ नज़र आ रहे हैं, तो तेल की कीमतें आलमी मंडी में नीचे जाएंगी और हमें कुशन मिल जाएगा कि हम अपना PDL का टारगेट पूरा कर सकें। इसके अलावा जो फ्यूचर्स ट्रेड किए जा रहे हैं ऑयल के, वो भी कम किए जा रहे हैं मौजूदा जो सतह है तेल की कीमतों की। तो अगर फ्यूचर्स को बुनियाद बनाया जाए तो उससे तो लग रहा है कि मुस्तकबिल में शायद कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये एक वॉलेटिलिटी वाली बात है, इस पे क्यासा राई करना मुमकिन नहीं। दूसरा, आपने अपने इंट्रो में कहा था कि ताबिश गौहर साहब ने कहा कि सब्सिडी की रकम ठीक नहीं है। ऐसे नहीं है, मेरी उनसे बात हुई थी ताबिश गौहर साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। देखें, सब्सिडी में जो IPPs को रकम दी गई है वो इसलिए रखी गई है कि ये वही पैसे हैं जो IPPs को पावर सेक्टर ने वैसे रूटीन में अपने रेवेन्यू से देने थे, यानी कि ये उनके एरियर्स हैं जो अप फ्रंट फाइनेंस क्लियर कर रहा है। तो क्योंकि अब वो हम अपने रेवेन्यू से नहीं दे रहे, वो फाइनेंस की एलोकेशन से दे रहे हैं, तो उसको टेक्निकली एक सब्सिडी कहा जाता है। और ये जो PDL का आपने कहा, अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती और नहीं आती कीमतें, तो क्या IMF के साथ अंडरस्टैंडिंग यही है कि फिर पाकिस्तान PDL को 25 से 30 रुपए लेके जाएगा, ये 600 अरब का टारगेट पूरा करेगा, जिसकी वजह से कीमतें महंगी हो सकती हैं? जाहिर है तो एक्सपेक्टेशन है कि ईरान के साथ अगर कोई मामला तय पा जाएँ और नीचे आए, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है उसकी वजह से प्राइसेस और ऊपर भी जा सकती हैं तेल की। देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर 3-4 आइटम्स शामिल हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये रकम निकलती है। उसमें से PDL एक है, प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स हैं, स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, आपकी डिविडेंड्स हैं जो आपको दूसरी कंपनियों से मिलते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस कंपनीज़ हैं। तो 4-5 चीज़ें हैं इसके अंदर से, हम दूसरी साइडों के ऊपर से भी कवर कर सकते हैं, और दूसरा PDL के टारगेट को हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं अगर हमें लगे कि हमारा इनिशियल टारगेट जो था उससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आना है। तो इसको ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, इसको हम रिवाइज करके दूसरी जगहों से टारगेट को पूरा किया जा सकता है। और जो बिजली की कीमत है, क्योंकि ज़रा बराह रास्त आपका ताल्लुक है, क्या IMF बहुत ज़्यादा सख्ती से मानने को तैयार नहीं है इस बात पे कि हम जो दूसरे एवेन्यूज़ जो हुकूमत पेश कर रही है कि जी हम इससे कर लेंगे सर्कुलर डेट को कम, और वो क्या बज़िद हैं इस बात पर कि आपने कीमतें बढ़ानी ही हैं? आपको लगता है उसमें कोई रूम है या वो बढ़ानी पड़ेंगी हर हाल में? नहीं, वो जाहिर है कि वो कुछ हद तक तो उनकी ये राय जो है वो काफ़ी मुस्तहकम है कि आप अपनी कीमतें बढ़ाएं और अपने इन खसारों को कम करें, क्योंकि जिस रेट पे आप बिजली ख़रीद रहे हैं और जिस रेट पे बेच रहे हैं उसमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन हमने इस साल अपने सर्कुलर डेट के टारगेट पे ओवर परफॉर्म किया, यानी कि वो टारगेट था कि 450 अरब बढ़ेगी सर्कुलर डेट, क्योंकि 400 अरब की कैपेसिटी पेमेंट्स भी इस साल ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी वो जो बढ़ेगी वो 200 से 250 अरब बढ़ेगी। तो हमने उनको यही आर्गूमेंट दिया कि देखें, आपका हम खसारा जो है वो कम कर रहे हैं, जो यानी कि जो फ्लो है, सर्कुलर डेट का फ्लो है, हम उसको कम कर रहे हैं, और यही बॉटम लाइन है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। चाहे हम कंजम्पशन बढ़ा के कर रहे हैं, या हम मुआहदों को रीनिगोशिएट करके कर रहे हैं, तो या सिस्टम इंप्रूवमेंट्स के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो खसारा जो है वो कम हो रहा है। तो उसको बुनियाद बना के हम अभी इस साल कम अज़ कम इस कैलेंडर ईयर में कीमतों को ना बढ़ाएं यहाँ पे। और हमारा उनके साथ थोड़ा इख्तलाफ बिल्कुल रहा है और वो मौजूद है। वो समझते हैं कि हमें अप फ्रंट कोई टैरिफ इंक्रीजेस करने चाहिए, हम
हम समझते हैं कि हमें मौका देना चाहिए कि हम इसको नॉन टैरिफ इंक्रीजेस के साथ नीचे ले जाने की कोशिश करें। तो अवाम क्या समझें, आपकी बात मान जाएगा IMF या फिर इजाफा होगा कुछ ना कुछ? अभी फ़िलहाल तो हमने यही फैसला किया कि हम कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों से बात करें। सऊदी अरब में एक अहम पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त ख़वातीन की हज रजिस्ट्रेशन के लिए महरम की शर्त से मुताल्लिक है। ख़वातीन अब महरम के बगैर भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। सऊदी वजारत हज ने ऐलान किया है कि हज के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 13 जून से फ़ाल कर दिया गया है और हज की ख्वाहिश रखने वाली ख़वातीन अब ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी मर्द महरम की ज़रूरत नहीं होगी और वो दीगर ख़वातीन के साथ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे सकेंगी। यह ख़वातीन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने इस साल की हज पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसके तहत सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले ही हज कर सकेंगे। इससे पहले तवक्कात थी कि जो दीगर ममालिक हैं उनसे भी बहुत कम तादाद में ही सही मगर लोग आएंगे। पाकिस्तान से भी लोगों को अलाउ किया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जो वैक्सीन पाकिस्तान में चाइनीज़ लगाई जा रही हैं उसकी भी इजाज़त हो, मगर उसके बाद कोरोना के पेश नज़र 60,000 अफराद को हज करने की इजाज़त दी गई है जो सऊदी अरब में रहते हैं, जिनमें सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। इस हवाले से रजिस्ट्रेशन जारी है और इस अमल के दौरान सऊदी वजारत हज का ये अहम ऐलान सामने आया है। अहम बात यह है कि कुछ दिनों पहले सऊदी अरब में ख़वातीन को तनहा रहने की इजाज़त दे दी गई थी। सऊदी अरब में इससे पहले खातून को अपने किसी मर्द रिश्तेदार के साथ रहना लाजमी था, मगर कानून में तरमीम के बाद बालिग औरत को यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है। गुज़िश्ता चंद सालों में सऊदी अरब में बड़ी तब्दीलियाँ सामने आई हैं। ख़वातीन को ड्राइविंग का हक दिया गया, उन्हें मर्दों की रजामंदी के बगैर कारोबार करने की इजाज़त दी गई, उन्हें थिएटर में भी काम करने की इजाज़त मिली। सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुले और ख़वातीन को सिनेमा हॉल जाने और स्पोर्ट्स की तकरीबात में शिरकत की भी इजाज़त दी गई और अब ये अहम कदम सामने आया है। प्रोग्राम में एक बार शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची शहर से मुताल्लिक आज कई अहम केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शहर के इंतजामी मामला से मुताल्लिक रिमार्क्स देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। साथ ही सिंध हुकूमत, कराची एडमिनिस्ट्रेशन और कंटोनमेंट बोर्ड समेत तमाम स्टेक होल्डर से एक एक करके सख्त सवालात किए। सूबाई हुकूमत के बारे में तो चीफ जस्टिस ने यह तक कह दिया कि सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बनाओ, सिंध में हुकूमत है ही नहीं। गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी की सारी लीजेस जाली हैं। मुतासरीन के वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि मुतासरीन की बहाली की जाए, मगर इस पर अमल नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तजावुजात खत्म करने को नहीं रोक सकते, मगर सिंध हुकूमत को मुतासरीन की बहाली का हुक्म देंगे। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी, इस हवाले से लोगों को मुआवजा अदा करें। साथ ही चीफ जस्टिस ने गुज्जर नाले और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म भी दे दिया। शाहराह फैसल पर इमारत की तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शाहराह फैसल के दोनों इतराफ की सर्विस रोड पर तजावुजात कायम की गई हैं क्योंकि सब करप्ट हैं। कमिश्नर भी कह रहे हैं कब्जा है, सारे रिफाही प्लॉट्स हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पैसे दें और जो चाहें करें, सिंध में हुकूमत है ही नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध से कहा कि इन हालात में सूबा कैसे गुजारा करेगा, आप सब जानते हैं, बताएं हमें आपकी हुकूमत कैसे कोई और चला सकता है। किसी को तो खड़ा होकर इसको रोकना होगा। जब आप नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। 1 साल पहले नाला साफ करने का हुक्म दिया था, मगर रोजाना नए नए बहाने। इस दौरान अदालत में यूनुस मेमन नामी शख्स का भी जिक्र हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत कनाडा से चलाई जा रही है, कराची को यूनुस मेमन कनाडा से ऑपरेट कर रहा है। सिंध हुकूमत के पास एक ही मंसूबा है कि बद से बदतर बनाओ, आप लोग फैसला कर लें कि करना क्या है। इस तरह हुकूमत नहीं चलती, बल्कि हुकूमत है ही नहीं। सिंध हुकूमत के अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के हुकाम को भी आज सख्त अदालती बरहमी का सामना करना पड़ा। PNT कॉलोनी में तजावुजात से मुताल्लिक रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि नेवल ब्रिज पर जो तामीरात की हैं वो सब गैर कानूनी है। दिल्ली कॉलोनी से लेकर सब तामीरात गैर कानूनी है। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर कंटोनमेंट मकासद के लिए ज़मीन नहीं चाहिए तो वापस करें। कंटोनमेंट को ज़मीन कमर्शियल मकासद के लिए नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स दिए कि कोरंगी में जाकर देखें कैसे कब्जे हो रहे हैं, डिफेंस में कैसे प्लाजे बन रहे हैं, दीवार के साथ दीवार है, पार्किंग की जगह नहीं है। इस दौरान कंटोनमेंट बोर्ड के हुक्काम ने चीफ जस्टिस से रिपोर्ट देखने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या रिपोर्ट देखें, हम क्या पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। पूरे DHA का यही हाल किया हुआ है आप लोगों ने। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि सर्वे के मुताबिक कराची रिहाइश के एतबार से गंदा शहर है। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि अपने लोगों की वजह से है, बाहर से कोई नहीं आया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर शदीद बरहम हुए। किडनी हिल पार्क पर तजावुजात से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि कमिश्नर साहिब मसला क्या है,
वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ बन जाती है। कमिश्नर साहिब ऐसे काम क्यों करते हैं? हमारे पास दरख्वास्त आई हुई है, चार्ज फ्रेम करके जेल भेज देंगे। समाज के दौरान अदालत ने किडनी हिल पार्क से हर किस्म की तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। अदालत के कमेंट्स पे जो ऑब्जर्वेशन है मैं कमेंट नहीं करूँगा। सिंध की हुकूमत सिंध की काबीना चलाती है, हुकूमत को डिफाइन काबीना किया हुआ है। उस काबीना को चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट सूबाई असम्बली सिंध ने किया है और इधर से चलती है। ये बड़ी क्लियर बात है और कोई इसमें मबहम चीज़ नहीं। अगर कोई और बात कर रहा है तो वो आइन, मैं नहीं ज़्यादा कहना चाहूँगा बात, खामखा वो फिर आप लोग ले जाएंगे इसको हेडलाइन बना के। बाकी जो जिसकी मर्जी है वो कह दे, उसको हम नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत के हवाले से वज़ीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चीफ जस्टिस का इंतहाई एहतराम है, उनकी किसी भी बात पर तबसरा नहीं करूंगा। कुछ अर्से पहले तक लंदन से कराची चलाया जाता था। हमारे ऐसे कोई लोग नहीं जो मुल्क से बाहर बैठकर शहर को चला रहे हों। यूनुस मेमन का नाम आज अखबार और मीडिया में देखा है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। चीन की तेज मुआशी तरक्की और उसके बढ़ते हुए असर रसूख को अमेरिका ने अपने लिए एक मसला बना लिया है। गुज़िश्ता वर्षों में खदशात को तक़वियत मिली है कि अमेरिका और चीन तेजी से दूसरी सर्द जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप चीन पर तनकीद करते रहे, टैरिफ बढ़ाने से लेकर चीनी सिफारतकारों की नकलो हरकत महदूद करने के इक़दाम करते रहे, मगर अमेरिकी इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने में नाकाम हुए। ज़्यादातर अमेरिकी इत्तेहादी अमेरिका से इस दौर में नाराज़ हुए, मगर अब अमेरिका में बाइडेन इंतज़ामिया ने आते ही वाज़ेह कर दिया है कि उसका फोकस भी चीन के बढ़ते हुए मुआशी और सिफारती असर रसूख को कम करने पर है। यानी तरजीह वही है जो ट्रंप इंतजामिया की थी, मगर तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। सदर ट्रंप ने अमेरिकी इत्तेहादियों को नाराज़ किया, जबकि सदर बाइडेन ये जंग अपने इत्तेहादियों के साथ लड़ना चाहते हैं और इसके लिए अमली इक़दाम भी शुरू कर दिए हैं। और ये अमली इक़दाम मिलिट्री, सिफारती और मुआशी मैदान में हर तरफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन ने दुनिया को जोड़ने और अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए वन बेल्ट एंड वन रोड का जो प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका सीपेक भी हिस्सा है, अब अमेरिका इस प्रोजेक्ट के मुकाबले में अपना प्रोजेक्ट लाना चाहता है। और सदर बाइडेन ने यह हिकमत अमली G7 ममालिक के दीगर अराकीन के सामने रखी, जिन्होंने न सिर्फ इस प्लान को मंजूर किया बल्कि उन मामलात पर जिनके हवाले से चीन हसास है उस पर चीन की सरजनिश भी की गई। G7 ममालिक का दुनिया को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक कल 3 रोज़ा इजलास खत्म हुआ और हैरानकुन तौर पर इस इजलास में चीन के साथ मुकाबला करने के हवाले से हिकमत अमली भी ज़ेर गौर रही। G7 ममालिक ने चीन की मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल सूबे शिनजांग में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे, हांगकांग की खुद मुख्तारी और ताइवान के अमन और इस्तेहकाम पर जोर दिया। कोरोना की वबा कैसे फैली, इस हवाले से चीन के अंदर एक साइंसी तहकीक का मुतालबा किया। यानी वो तमाम मामला जो चीन के लिए सबसे ज़्यादा हसास हैं और चीन के वन बेल्ट एंड वन रोड के मुकाबले में G7 ममालिक ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के प्रोजेक्ट का ऐलान किया, इसको आगे बढ़ाने पर मुशावरत की है। और व्हाइट हाउस ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर और G7 ममालिक के दीगर लीडरान को उम्मीद है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की इब्तिदा एक शफाफ इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप फराहम करेगी और तरक्की पजीर ममालिक को जो 2035 तक $40 ट्रिलियन की ज़रूरत है उसे कम करने के लिए भी करामत साबित होगी। बाइडेन इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि चीन के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में ये प्लान शफाफ और पायदार होगा। यानी अमेरिका दुनिया के 6 अमीर तरीन ममालिक के साथ मिलकर चीन के बढ़ते असर रसूख को कम करने की कोशिश कर रहा है। मुतबादिल प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर रहा है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा पार्टनर होंगे और इस मामले में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। G7 ने लंदन में होने वाले इजलास में चीन के मामलात पर जो बातें की हैं उस पर चीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। लंदन में चीन के सिफारत खाने ने इस मामले पर बरहमी का इज़हार करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि चीन शिनजांग, हांगकांग और ताइवान का तज़किरा करने पर मुतमईन नहीं, जिसमें हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे कुछ ममालिक की बदनीयती वाज़ेह हो गई है, जैसा कि अमरीका की। चीन इसकी मुखालफत करता है। बयान के मुताबिक चीन एक अमन पसंद मुल्क है और ताउन की वकालत करता है, लेकिन इसकी हदूद भी मुतय्यन है। चीन के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत ना की जाए, उसकी शोहरत को नुकसान ना पहुँचाया जाए और उसके मफादात की खिलाफ वर्जी ना की जाए। हम अपनी कौमी सालमियत और उसकी सिक्योरिटी और तरक्की के मफादात का दिफा करेंगे और हर उस नाइंसाफ़ी और खिलाफ वर्जी के खिलाफ लड़ेंगे जो चीन पर नाफिज की जाएंगी। यानी इस पूरी पेशरफ्त पर चीन का सख्त मौक़िफ़ सामने आया। वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि चीन के साथ अमेरिका अपने इत्तेहादियों के हमरा एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चीन तेज़ी से अमेरिकी मईशत से आगे निकलता नजर आ रहा है। BBC में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कोरोना की वजह से चीन की मईशत पहले के मुकाबले में जल्दी यानी 2028 तक अमेरिकी मईशत को पीछे छोड़ देगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मईशत, जिसका दुनिया की मईशत में सन 2000 में सिर्फ 3.6% हिस्सा था, अब उसका हिस्सा 17.8% है और 2023 तक चीन
एक हाई इनकम इकोनॉमी बन जाएगा। चीन के इस मुआशी चैलेंज से निपटने के लिए बाइडेन इंतजामिया ने सेनेट में $250 अरब के एक बिल को सपोर्ट किया है और इस बिल के मुताबिक चीन का मुकाबला करने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी यानी मुख्तलिफ शोबों से लेकर मुआशी मैदान में अमेरिका $250 अरब खर्च करेगा। मगर अमेरिका जितनी तेजी के साथ कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री, सिफारती और मुआशी मामले पर चीन का मुकाबला करे, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि गुज़िश्ता 30 बरस में चीन का फोकस उसकी मईशत पर रहा है। बरामदात में इजाफे से मुआशी तरक्की करता रहा और फिर बरामदात से कमाए गए हज़ारों अरब डॉलर से दीगर ममालिक में सरमायाकारी करता रहा, उन्हें कर्ज देता रहा। और ये सब कुछ करते हुए चीन ने सरहदी इख्तलाफात को भी कंट्रोल में रखा। तनकीद हुई तो कभी जवाब दिया, कभी नज़रअंदाज किया, मगर फोकस मुआशी तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी पर ही रखा, जिसकी वजह से खित्ते में वो एक खास मकाम बनाने में कामयाब हो गया। कई ममालिक उस पर इन्हिसार करने लगे। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि अगर अमेरिका की चीन के साथ सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो इसका इख्तिताम पहली सर्द जंग की तरह नहीं होगा, क्योंकि पहली सर्द जंग में मगरबी ममालिक और सोवियत यूनियन का एक दूसरे पर वो मुआशी इन्हिसार नहीं था जो चीन का है। चीन की तो G7 ममालिक समेत दुनिया भर में सरमायाकारी है, बरामदाद हैं, दरामदाद हैं। चीन मगरबी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को और बड़ी बड़ी कंपनियों को और साथ ही अमेरिका के तमाम बड़े इत्तेहादियों को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। यानी खुद चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और एक्सपोर्टर होने की वजह से मगरबी दुनिया के मुआशी निज़ाम का बहुत अहम हिस्सा है और दुनिया के कई अहम ममालिक उस पर इन्हिसार करते हैं। और सोवियत यूनियन के बरक्स चीन की मुआशी बदहाली पूरी दुनिया और खुद अमरीकी मईशत को बुरी तरह मुतासिर करेगी। चीन पर दुनिया के इस मुआशी इन्हिसार की वजह से दुनिया के कई ममालिक के लिए पहली सर्द जंग की तरह न्यूट्रल या गैर जानिबदार रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा। यानी दूसरी सर्द जंग ने शिद्दत पकड़ी तो नतीजा मुआशी तबाही और बराह रास्त जंग की सूरत में ही निकलेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि G7 ममालिक का सबसे अहम मुल्क जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी मईशत है, चीन ने वहां से 2019 में 96 अरब यूरोस की दरामदात की, जो कि पूरे यूरोप में जर्मनी की बरामदात का तकरीबन आधा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जर्मन इंडस्ट्रीज का चीन की मईशत पर कितना इन्हिसार है। सिर्फ यही नहीं, जर्मन कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन ने 2017 में 42 लाख गाड़ियां चीन को बेची। अगर सिर्फ एक जर्मन कंपनी डॉइचे टेलीकॉम को यह कहा जाए कि वो चीन से सामान खरीदना बंद कर दे, तो सिर्फ ऐसा करने में 5 साल लग जाएंगे और अरबों डॉलर्स का नुकसान अलग होगा। इसलिए चीन से लड़ाई यूरोप की सबसे बड़ी मईशत जर्मनी के मुफाद में नहीं है। सिर्फ यही नहीं, लातीनी अमेरिका के भी बहुत से ममालिक का हैरानकुन तौर पर झुकाव चीन की तरफ है। चिली, जो कि लातीनी अमेरिका की बड़ी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो चीन को अपना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर समझता है, दरामदाद में भी और बरामदाद में भी। इसके अलावा चीन के सदर ने द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दायरा कार लातीनी अमेरिका तक फैला दिया है, जिसमें 20 में से 16 ममालिक शामिल भी हो गए हैं। पहले अर्जेंटीना का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर ब्राज़ील था, मगर अब चीन है। अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडिस के मुताबिक तिजारती ताल्लुक को नजरियात से हटकर देखना चाहिए। ब्राज़ील, जिसके सदर चीन के खिलाफ ये बयान देते रहे हैं कि चीन दुनिया पर गलबा हासिल करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ब्राज़ील की चीन से बरामदात में गुज़िश्ता साल इजाफा हुआ, जो कि चीन पर उसके मुआशी इन्हिसार का वाज़ेह सबूत है। लातीनी अमेरिका के मुल्क इक्वाडोर के कर्ज का 1/3 हिस्सा यानी 18.4 अरब डॉलर चीनी बैंकों से लिया गया है। खित्ते के दीगर ममालिक मेक्सिको और वेनेजुएला भी चीन के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं और रखते हैं। यानी लातीनी अमेरिका, जो कभी अमेरिका के करीब था, अब चीन के करीब है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ताइवान के मसले पर पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर का चीन की तरफदारी करना है। यानी मुआशी ताल्लुक से चीन को सियासी रसूख भी हासिल हुआ है। इसके साथ साथ अफ्रीका में भी चीन के मुआशी रसूख में बेपनाह इजाफा हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक अफ्रीकी ममालिक ने 150 अरब डॉलर चीन से कर्ज लिया है, जो कि इन ममालिक के टोटल बैरूनी कर्जों का 20% है। काइल इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक हालिया सालों में चीन की तरफ से कर्जों की मद में IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब के कर्जों को मिलाकर भी ज़्यादा कर्ज दिया गया है। और ये इसके बावजूद है कि चीन की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को दिया गया 50% कर्ज तो सरकारी अदाद-ओ-शुमार में जाहिर ही नहीं किया जाता। यानी चीन इस वक्त दुनिया के ममालिक को सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला मुल्क है। इससे चीन की मजबूत पोजीशन और असर रसूख का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों में अपना असर रसूख दिखाना भी शुरू कर दिया है। जहाँ अमेरिका पीछे जा रहा है, वहाँ चीन आगे जा रहा है। मगरबी ममालिक के लिए इसकी वार्निंग 2017 में नजर आई, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सरबराही के लिए उम्मीदवार को चीन की पुष्टपनाही वाले इथोपियन उम्मीदवार ने बुरी तरह शिकस्त दे दी और डॉक्टर टेड्रोस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मुंतखब हो गए। चीन को खुद अक़वाम मुत्तहिदा के 15 में से 4 इदारों की सरबराही मिली। यहाँ तक कि चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अपना असर रसूख बढ़ा दिया है और उसका एक मुतहरिक मेंबर बन गया है। सिर्फ यही नहीं, मगरबी ममालिक ने चीन में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम पर जुलाई 2019 में करारदाद वोटिंग के लिए आगे बढ़ाई, तो सिर्फ 22 मगरबी ममालिक ने इस करारदाद का साथ दिया जिसमें चीन पर तनकीद की गई थी, जबकि 50 से ज़ायद ममालिक ने इसकी मुखालफत की। और इस सूरत हाल को मद्देनजर रखकर माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका की खाम ख्याली है कि अक्सर ममालिक
चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे। यानी अगर दूसरी सर्द जंग होती है तो उसके नताइज और असरात पहली सर्द जंग से ज़्यादा मुख्तलिफ और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और उसका नुकसान एक तरफा नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।